हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यह जो है सेट है दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट है। और दोस्तों यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और यह बिहार दरोगा मेंस का सेट है, जो कि यह जो है सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है यह रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है मटेरियल। और यह जो है टेस्ट नंबर आज 22 है, आज 22 को ही देखने वाले हैं। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट नंबर 22। आते हैं सीधा प्रश्न पर दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी। यह जो है 68°7 पूर्वी गुजरात में जो कि यह जो है 68°7 पूर्वी गुजरात में दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं रोशन सर। और भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है 68°7 पूर्वी गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? इसका सही आंसर, इसका आंसर एक हो जाएगा सिंधु क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन है कौन सा मरुस्थल है, तो दोस्तों सिंधु क्षेत्र जो है यह मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी 1, 2 और 3, जो कि 1, 2, 3 ये सभी सही है। और अगर पर्वत श्रेणियाँ नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव यही होता। तो आते हैं देखते हैं। पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें का अनुभव होता दोस्तों। और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता दोस्तों, जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और तीसरा कथन है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसलिए दोस्तों भौगोलिक प्रभाव यही होगा अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होता तो इसका आंसर डी 1, 2, 3 जो कि सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि यह जो है किगरी और बिगरी दोस्तों, किगरी और बिगरी नीति का माना क्या है? तो ये कुछ खास क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन मिला है दोस्तों। किगरी और बिगरी नीति का माना क्या है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है यह जो है दोस्तों दारा है, यह दारा है। अगला प्रश्न है भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का यह जो है प्राणक चिंतन है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल का विकास का प्रमाणक चिंतन है। तो क्या चिंतन है, आइए देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों यह जो है यहाँ पर इसका आंसर डी मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करने जलाशयों के तंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न पर आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन होगा भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का दोस्तों लोहे का अतिरेक नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, लोहे का अति होने का कारण अनुवरण होता जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों लेटेराइट। दोस्तों क्वेश्चन होगा, कहने का तात्पर्य है कि कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने का कारण अनुवरण होता जा रहा है, तो लेटेराइट। तो यह लेटेराइट के द्वारा दोस्तों यह जो है अतिरिक्त होने का कारण अनुवरण होता है लेटेराइट। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित शैल तंत्र में से कौन सा भारत के कोयला दोस्तों कोयला निचलियों अर्थात दोस्तों डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह जो है गोंडवाना तंत्र दोस्तों। और गोंडवाना तंत्र दोस्तों कोयला अधिक मात्रा में देखा जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के कोयला जो प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। दोस्तों एक बात कहना है, आप लोग सेट रिवीजन कीजिए डेली, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन से ही होता है जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए एग्जाम दोस्तों निकलने का संभावना हो जाता है। तो इसलिए आप लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग कन्फर्म टिक लगाते हैं, इसलिए दोस्तों सेट लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो वहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो जाता है। इसलिए आप लोग बात को समझते होंगे। तो आते हैं प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय संसार में सर्वाधिक
माध्य ऊंचाई वाला है वो कौन सा महाद्वीपीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों, यह दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका, जो कि यह जो है सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका। अगला प्रश्न पर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, तो आइए दोस्तों सूची 1 में घास का मैदान और सूची 2 में महाद्वीप, इसे सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। आइए इसे सम्मिलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लानोज, देखिए दोस्तों यहाँ पर लानोज है, यह जो है लानोज दक्षिणी अमेरिका में जो कि यह अवस्थित है, घास का मैदान। उसके बाद स्टेपी, तो दोस्तों स्टेपी यूरोप, यहाँ पर यूरोप से संबंधित है और यूरोप में ही यह स्टेपी घास का मैदान है। सी में है पेरिज, तो दोस्तों पेरिज जो है उत्तरी अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका में यह घास का मैदान है। और वेल्ड, जो कि दोस्तों यह जो है वेल्ड, तो यह जो है अफ्रीका, वेल्ड अफ्रीका से संबंधित है और अफ्रीके में ही वेल्ड घास का मैदान है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा गर्म धारा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्राजील धारा, जो कि यह गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आइए इसे मिलान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, आइए मिलान करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा जूम करेंगे, यहाँ पर प्रावधान और यहाँ पर संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर आइए मिलान करते हैं। तो इस प्रकार ए में है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा और उसके बाद मिलाने में सुविधा हो जाएगा। ये मिलाते हैं तो विधि के सम्मुख समानता, दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 14 से संबंधित है, यहाँ पर अनुच्छेद 14 से संबंधित है। उसके बाद कार्य करने का अधिकार बी में है, तो यह जो दोस्तों यह अनुच्छेद 41 से संबंधित है। तो कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से संबंधित है। आप लोग भी याद करते चलिए। कार्य करने के लिए एक सही और मानवीय स्थिति, तो यह जो है अनुच्छेद 42 से संबंधित है, कार्य करने की सही और मानवीय स्थिति। और डी में है बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 45 से संबंधित है। यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा है जो कि अनुच्छेद 45 से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय गणतंत्र की 26 से 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो भारतीय गणतंत्र की 26 से 1950 को सही, दोस्तों फिर से देखते हैं प्रश्न को। भारतीय गणतंत्र की 26 से 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था उस समय? तो दोस्तों आते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन पे और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह सी संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य उस समय था। संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? सर्वप्रथम, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर दोस्तों डी आर्थिक समानता, यह जो है मौलिक अधिकार में जो कि सम्मिलित नहीं है। और जो मौलिक अधिकार में सम्मिलित है वह है कानून के समक्ष समानता और सामाजिक समानता और अवसर की समानता। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग को ताकि आप लोग को याद हो जाए। कानून की समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकारों से भिन्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर दोस्तों सी निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, अर्थात दोस्तों यह लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का
नेतृत्व नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उक्त निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह राष्ट्रपति पर लागू होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ नए नए मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो संविधान में उल्लेखित नहीं है, इसका आंसर बी विनियोग विधेयक, यह संविधान में दोस्तों उल्लेखित नहीं है। तो जो संविधान में उल्लेखित है यह तो यहाँ पर स्पष्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण आप लोग भी जानते होंगे, बजट और भारत की संचित निधि, ये सभी संविधान में उल्लेख है और नहीं है विनियोग विधेयक। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को, इसका आंसर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, जो कि यहाँ पर संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। अगला प्रश्न पर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो यह जो है 19 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को, इसका आंसर बी लोकसभा के सभी सदस्य, दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से, यहाँ पर देखिए बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न पर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है दोस्तों? तो आइए देखते हैं कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर सी जो कि गलत है, तो गलत को नहीं देखेंगे, आइए सही को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है एम है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 को हुआ था, जो बिल्कुल सही है, 1950 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी में है, सर्वोच्च न्यायालय की उच्चतम अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जो कि सही है, जिसमें अपीलें की जाती है, ये भी सही है। और दोस्तों ये जो है सी गलत है, डी को देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी जो कि गलत है। आते दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन पे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो कि यह जो है विभाजन किया गया था, तो यह जो इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों यह थॉमसन द्वारा किया गया था, थॉमसन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, तो आइए मिलान करते हैं। यहाँ पर हड़प्पा स्थल और स्थिति, तो दोस्तों बताना है कि हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, यही मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर सी, तो आइए इसे देख लेते हैं, मिलान करते हैं। ये में है मांडा, दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर में है, तो यह सही है, जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद दोस्तों यह जो है महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र। कालीबांगा राजस्थान में है, आप लोगों को भी याद होगा राजस्थान। और राखीगढ़ जो कि हरियाणा में है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन होगा, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय, इसका आंसर दोस्तों बी जैन धर्म से संबंधित है और यह संप्रदाय जो है जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, शिल्पादिकरम का उल्लेख, शिल्पादिकरम का लेखक बताना है, तो कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक इलांगे। दोस्तों इलांगे जो है ना, यह शिल्पादिकरम का लेखक है, इलांगे। अगला प्रश्न पर आते हैं, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द, एगो शब्द आया है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में, और घट्टा किसके निरूपित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर हिल इसी को कहते हैं, इसी से दोस्तों यह संबंधित है, अर्थात इसको निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आर्य विज्ञान सहित अनेक विधाओं को माहिर था, वो कौन सा शासक था जो कि माहिर था? यह सी हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक, जो कि दोस्तों यह दोस्तों खगोल शास्त्र, गणित और आर्य विज्ञान सहित अनेक विधाओं को माहिर था, मुहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों बहुत विद्वान था, आप लोग याद रखिए, बहुत विद्वान था ये।
इसे दोस्तों रक्त पिपा नहीं दोस्तों, यह जो है बहुत विद्वान था। और आते हैं अगले प्रश्न पर। 27 नंबर क्वेश्चन होगा, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेक्टर दूर था दोस्तों उस समय। जिस समय राजा वडियार ने मैसूर राज्य पर राज्य की स्थापना किया था तब उस समय विजयनगर का शासक वेक्टर दूर था। अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह पर नजर अर्थात भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है, इसका आंसर बी, राजा साहू शिवाजी के पौत्र। आते हैं 29वें प्रश्न पर, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो कि अस्थायी बंदोबस्त यह प्रारंभ किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है, गलत को ही चुन लेना है। इसका आंसर सी जो कि गलत है। आइए सही को देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि अस्थायी बंदोबस्त जो कि संबंधित है, और बी में है लॉर्ड वेलेस्ली जो कि यह सहायक संदेह प्रणाली लागू किया था, और डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1829 का 17वां रेगुलेशन था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये संबंधित है 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है। गलत को चुनना है, इसका आंसर सी जो कि गलत है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 1857 के लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स जो कि लंदन में प्रकाशन होने वाला समाचार पत्र है, और संवाददाता कौन था? दोस्तों इसका संवाददाता कौन था? जिन्होंने दोस्तों लिखा था, उत्तरी भारत के गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि नहीं देख सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, या W.H. रसेल। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स, यह संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा W.H. रसेल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आते हैं प्रश्न पर। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा प्रश्न, इसका आंसर बी दोस्तों, ठक्कर बाबा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया था कॉमनवेल्थ पत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन कितने मुस्लिम प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था? जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और जो प्रतिनिधि था मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसका सही आंसर जो बी दोस्तों 33 मुस्लिम प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 1925 में किया गया था हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में। दोस्तों मैं भी एग्जाम देते हैं और मेरा भी PT के एग्ज़ाम दिए हैं बिहार दरोगा का, तो देखिए मेरा रिजल्ट आ रहा है या नहीं, इसलिए मैं भी तैयारी करते हैं। तो प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। क्वेश्चन यही है दोस्तों कि वर्ष 1907 में मैसूर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण यही था, जो कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, यही कारण था। अगला प्रश्न पाते हैं 37वां क्वेश्चन, दीपक पारेख कॉमेडी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाव।
तो दोस्तों इसी के लिए दोस्तों यह जो है सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि समावेशन रणनीति जो कि निर्धन देशों के निकट लाने पर यह जो है नहीं होता है, और जो होता है, जो केंद्रित होता है समावेशित रणनीति पर, वह जो है असमानताओं का घटने पर, निर्धरता को घटने पर और जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पर, ये सभी से होता है। और यहाँ पर गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु का व्यय मूल्य परिवर्तन का दिशा का विपरीत केवल तभी होगा जब। तो दोस्तों यह जो है विपरीत केवल तभी होगा जब, इसका आंसर बी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, तभी दोस्तों यह जो है यहाँ विपरीत होगा। अगला प्रश्न पाते हैं। 40 नंबर प्रश्न, 9 वर्ष मानने के लिए देश भर के लोगों ने अपने खर्चों का पूरा करने के लिए अपने बैंक खातों के आहरण किया, इससे, तो इसका आंसर दोस्तों एक मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होगी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, 9 वर्ष मानने के लिए देश भर में लोगों को अपने खर्चों का पूरा करने के लिए अपने बैंक खातों में आहरण किया, इससे मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होगी। दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। लघु वित्त बैंक एस.एफ.बी के संदर्भ में कथन बताना है सही, तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है सी हो जाएगा। तो सही कथन को देखना है उसी के संदर्भ में, तो यह जो है एस.एफ.बी भुगतान बैंक के समान विभेदित या प्रतिबंधित बैंक होते हैं और इन्हें आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR एवं दोस्तों संविधिक तरलता अनुपात SLR के रख रखाव के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं होती है। तो दोस्तों यही है, उसी के संदर्भ में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो पीछे छोड़ दिया है, इसके आंसर बी, यह जो है रमेश बाबू प्रागनंदा। बहुत अच्छा दोस्तों, रमेश बाबू प्रागनंदा दोस्तों यह जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, यह जो है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग सूचकांक भारतीय सेनाओं का स्थान बताना है, क्या है? इसके आंसर दोस्तों एक चौथा स्थान है भारतीय सेनाओं का स्थान, जो कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग सूचकांक में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलने वाला नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सरयू नदी में, जो कि यह जो है सौर ऊर्जा से चलने वाले नाव का संचालन किया जाएगा सरयू नदी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांटी थर्मल पावर बिहार के किस जिले में? तो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी, मुजफ्फरपुर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बापू टावर बिहार के किस जिले में? बापू टावर, इसका आंसर एक पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चक्कर शब्द का बताना है संबंध। इसका आंसर दोस्तों एक पोलो से है, और पोलो में खिलाड़ी संख्या 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर सी, हॉकी से संबंधित था, और हॉकी में 11 खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस बताना है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साक्षी मलिक का बताना है संबंध किस खेल से? इसका आंसर सी, कुश्ती से संबंधित है साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम बताना है। इसका आंसर बी, पृथ्वी है, प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? तो इसका आंसर दोस्तों एक घर्षण बल। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, एक टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं 55 नंबर प्रश्न पर, यदि 2 व्यक्तियों के बीच खुले आकाश के नीचे 3 मीटर ऊंची दीवार है, तब ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं,
जब कुछ भी थोड़ी जोर से बोला जाए तो लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते तो क्यों? तो दोस्तों क्यों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ध्वनि तरंग के विवर्तन के कारण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, इस तरह कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न पर आते हैं, मानव नेत्र में आइरिस के कार्य संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देता है दोस्तों आइरिस। दोस्तों आइरिस वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और किसी भी एग्जाम में आइरिस वाला क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग वो क्वेश्चन याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ABCD दिया है, सत्य कथन को चुनना है दोस्तों। इसका आंसर बी 2 और 3 है और 2 और 3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन कहीं चुना था तो 2 और 3 को देखेंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, जो कि सही है। और इलेक्ट्रॉन चालक में भी अत्यंत धीमी गति से गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन चालकों में दोस्तों अत्यंत धीमी गति से गमन करते हैं, परंतु विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया प्रकाश की गति से होता है। तो 1 और 3 ही सही है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे, 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकाश अणु है? तो प्रथम प्रकाश अणु बताना है ब्रह्मांड में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, या हीलियम हाइड्राइड। अगला प्रश्न है, गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि गैसों के प्रसार के संबंध में है, गलत कहीं चुनना है। तो आइए दोस्तों गलत को देख लेते हैं। इसका आंसर सी गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों, गैसों के प्रसार के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान और आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जो कि द्रव्यमान और आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है प्रत्येक गैस एक समान। उसके बाद बी में है, गैसों के अणुओं की स्थिति ऊर्जा शून्य होता है। गैस के जो अणु होता है उसका स्थिति जो है बिल्कुल दोस्तों शून्य होता है, और गैस अणुओं का वास्तविक आयन गैसों के संपूर्ण आयन की तुलना में नगण्य होता है। तो गलत के चुना था, इसका आंसर सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, पेयजल के लिए pH की वांछनीय सीमा क्या है? तो पेयजल के लिए pH क्या वांछनीय सीमा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6.5 से लेकर 8.5। अगला प्रश्न है, किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन का उपयोग होता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों यही है दोस्तों, इसका आंसर डी, इनकी प्रतिरोधकता जो है ताप के साथ लगभग अपवर्तित रहता है, यही कारण है। प्रश्न होगा सूची 1 सूची 2 है यहाँ पर, तो आइए इसे देखते हैं क्या है सूची 1 सूची 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो एक में है केवलार दोस्तों, यह जो है यहाँ पर संश्लेषित पेशा है। ये जो है केवलार जो है संश्लेषित पेशा है। और बी में है टॉक्सोल, तो दोस्तों टॉक्सोल जो है यह कैंसर रोधी दवा है। आप लोग याद करते चलिए, टॉक्सोल कैंसर रोधी दवा। और जिंक फॉस्फाइड दोस्तों, यह जो है जिंक फॉस्फाइड यह रोडेंट्स नासी है, रोडेंट्स नासी दोस्तों, जो चूहा का मारने के लिए दिया जाता है जिंक फॉस्फाइड, वही है दोस्तों यहाँ पर रोडेंट्स नासी जो है एक शब्द में लिखा हुआ है। और डी में है नाइट्रोसेलुलोस, तो दोस्तों यह जो है विस्फोटक है। ये तो आप लोग को भी याद होगा, नाइट्रोसेलुलोस। इसका आंसर बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों इस सेट में, आज के सेट में बहुत अच्छे प्रश्न है। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफिन। अगला प्रश्न, वेटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर वेटिंग नहीं दोस्तों, वोटिंग वाला स्याही है, वोटिंग वाला स्याही। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग वोट गिराते हैं तो जो हाथ में लगाते हैं स्टाफ लोग, वही है सिल्वर नाइट्रेट का होता है, बना होता है ताकि नहीं छूटे। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक प्रक्रिया नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा भौतिक प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर डी, फलों का पकना
भौतिक प्रक्रिया नहीं है। जो भौतिक प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण यह है, ऊर्ध्वपातन है, जल में शर्करा का विघटन, ये सभी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन N2 का, यह जो है N2 का दोस्तों अमोनिया के रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो यह जो है वर्णन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन यौगीकरण। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। तो भरपूर स्रोत बताना है, इसका आंसर बी है दोस्तों, यह जो अमरूद, जो कि दोस्तों विटामिन सी से भरपूर है। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नया नया प्रश्न मिल रहा है दोस्तों रोशन सर द्वारा। प्रश्न है, रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आइए, इसका आंसर यहाँ पर रुधिर के संबंध में इसका आंसर डी, तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा। आइए देख लेते हैं। रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में यह जो है कायिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। सही है दोस्तों, रुधिर का बहुत अच्छा कार्य है। और रुधिर विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन्स का परिसंचालन करता है, ये भी सही है। और रुधिर थक्का जमने और घाव भरने में कार्य करता है। रुधिर बहुत अच्छा है दोस्तों, रुधिर का बहुत अच्छे अच्छे काम है। तो डी है इसका आंसर, सभी सही है। प्रश्न है दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों ही प्रकार के ग्रंथि है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। दोस्तों यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, अग्नाशय। यह जो है दोनों सम्मिलित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है अग्नाशय। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, इसको थोड़ा जूम करेंगे और आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है, गलत कहीं चुनना है। तो इसका आंसर डी, जो कि गलत है। आइए सही को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन से और कार्य है, तो सही है इंसुलिन। दोस्तों यह जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है इंसुलिन। और बी में है मेलाटोनिन, यह निद्रा का नियंत्रित करता है। सी में है ऑक्सीटोसिन, यह जो है रक्त ग्रंथि के दूध को यह निस्सरण करता है, अर्थात दोस्तों श्रावण करता है। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन्स है। गलत के चुना था दोस्तों, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन होगा, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है, जो कि संदेश स्थानांतरण का कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो लंबी है शकनवित तंत्रिका कोशिकाएं, लंबी शकनवित तंत्रिका कोशिकाएं दोस्तों यह जो है संदेश स्थानांतरण का कार्य करती है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ जीके जीएस का। तो अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। और एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, फिर अगला सेट लेकर जल्द लेके आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल।